प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर नितिन गुप्ता, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय कोटा के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम BSc पार्ट फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट के अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे और इसी अध्याय के प्रथम भाग में हमने किस प्रकार रासायनिक बंध का निर्माण होता है, किस प्रकार अतिसंयुग्मन के द्वारा यौगिक स्थायित्व प्राप्त करते हैं और किस प्रकार से आवेश का स्थानांतरण एक संकुल एक यौगिक से दूसरे यौगिक में होता है जिससे उसमें स्थायित्व आ सके। इस प्रकार का अध्ययन हमने हमारे प्रथम भाग में किया। इस भाग में हम मीसोमेरिक इफ़ेक्ट का प्रभाव का अध्ययन करेंगे और वो किस प्रकार यौगिक की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। इस भाग 2 में इसका अध्ययन हम करते हैं। इस अध्याय में हम रासायनिक बंध एवं उसकी संरचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं और हमने हमारे पूर्व के लेसन में देखा कि किस प्रकार सिग्मा बंध अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके एक अबंध अनुनादी संरचनाओं में भाग लेता है जिसे हम अतिसंयुग्मन प्रभाव भी कहते हैं। एल्किल बेंजीन की क्रियाशीलता अतिसंयुग्मन बंध के प्रभाव से प्रभावित होती है। बेंजीन वलय से एक मैथिल समूह जोड़ दिया जाए जिसे हम टोलुइन कहते हैं तो अतिसंयुग्मन प्रभाव या हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण निम्न अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रथम चित्र में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बंध से कार्बन जुड़ा रहता है हाइड्रोजन के द्वारा और ये सिग्मा बंध अपना इलेक्ट्रॉन देख करके जिसे नो बॉन्ड अनुनाद भी कहते हैं, एक हाइड्रोजन केटायन बनाता है या प्रोटॉन जिसे हम कहते हैं, परंतु यह मैथिल समूह से ही जुड़ा रहता है। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इसके मध्य कोई बंध नहीं है और एक ऋण आवेश बेंजीन वलय में आ जाता है जो कि अनुनाद द्वारा पूरी बेंजीन वलय में चक्रण लगाता है। उपरोक्त अनुनादी संरचनाओं के कारण वलय में ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इस कारण वलय की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है अनुनादी संरचनाओं की संख्या भी बढ़ जाती है। अतः एरोमेटिक यौगिकों की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि टोलुइन में 3 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि एथिल बेंजीन में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि आइसोप्रोपिल बेंजीन जिसे हम क्यूमिन भी कहते हैं उसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन है और जबकि हम टर्सरी ब्यूटिल बेंजीन में 0 अल्फा हाइड्रोजन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसकी क्रियाशीलता जैसे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कम होती जाती है कम होती जाती है। मीसोमेरिक प्रभाव ये एक महत्वपूर्ण प्रभाव है जिसे हम कैपिटल M इफेक्ट भी कहते हैं। बेंजीन वलय में अपना लोन पेयर प्रविष्ट कराने का प्रभाव अथवा वलय का लोन पेयर बाहर निकालने का प्रभाव मीसोमेरिक प्रभाव कहलाता है। अतः ऐसा समूह जिनके पास लोन पेयर होता है अनुनाद के कारण अपना लोन पेयर बेंजीन वलय में प्रविष्ट करा देते हैं तो इस प्रभाव को +M इफेक्ट कहा जाता है और इस प्रभाव के कारण बेंजीन वलय का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और क्रियाशीलता में भी वृद्धि हो जाती है। जब बेंजीन वलय में असंतृप्त समूह जुड़ा रहता है तो वह समूह बेंजीन वलय के लोन पेयर को बाहर की ओर आकर्षित करता है। इसे -M इफेक्ट कहा जाता है। इस प्रभाव के कारण बेंजीन वलय इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है, अतः वलय की क्रियाशीलता में कमी आती है। हम देखते हैं कि फिनॉल जिस पर ऑक्सीजन परमाणु पर 2 लोन पेयर उपस्थित हैं वो अपना लोन पेयर बेंजीन वलय को देते हैं जिससे ऑक्सीजन और बेंजीन वलय के मध्य डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पर धन आवेश आ जाता है और बेंजीन वलय पर ऋण आवेश आता है जो कि अनुनाद द्वारा बेंजीन वलय की विभिन्न संरचनाएं बनाता है। अतः बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन का देना और बेंजीन वलय पर ऋणावेश आना बेंजीन वलय की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। इसी प्रकार +M इफेक्ट को हम देखें तो हम देखते हैं कि यदि बेंजीन वलय पर नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ हो तो यह बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे हम
प्लस एम इफेक्ट कहते हैं। तो ये इससे बेंजीन वलय पर धन आवेश आ जाता है और वो भी अनुनाद द्वारा बेंजीन वलय पर चक्रण करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लस एम इफेक्ट जो कि बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, और यदि बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो वो जो संरचना बनती है वो माइनस एम इफेक्ट की ओर कहलाती है। यदि बेंजीन वलय को वो इलेक्ट्रॉन दें तो प्लस एम इफेक्ट कहलाते हैं। इस प्रकार प्लस एम इफेक्ट अमोनिया समूह देता है, और यदि माइनस एम इफेक्ट की बात करें तो बेंजीन वलय से CHO, साइनाइड, SO3H, COOH समूह जुड़े हुए हो तो प्रेरणिक प्रभाव माइनस आई इफेक्ट, या इसे क्षेत्रीय प्रभाव भी कहते हैं। कार्बन परमाणु से जुड़े किसी समूह द्वारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन को आंशिक रूप से विस्थापित करने का प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। अधिक विद्युत ऋणी परमाणु कार्बन पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता उत्पन्न कर देते हैं, इसे माइनस आई इफेक्ट भी कहा जाता है। जबकि एल्किल समूह कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं, इसे प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। यह प्रभाव एक स्थायी प्रभाव होता है और एक निश्चित क्षेत्र में ही कार्य करता है, इस कारण इसे क्षेत्रीय प्रभाव भी कहते हैं। क्लोरीन विद्युत ऋणता कार्बन की तुलना में अधिक होने के कारण क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश रहता है, इसे माइनस आई इफेक्ट। इसी प्रकार एल्किल समूह प्लस आई इफेक्ट प्रदर्शित करता है। प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग। पहला, कार्बोनियम आयन का स्थायित्व। कार्बोनियम आयन में कार्बन परमाणु पर धनावेश उपस्थित रहता है। इस परमाणु से एक एल्किल समूह जोड़ दिया जाता है तो प्लस आई प्रभाव के कारण कार्बन परमाणु की इलेक्ट्रॉन न्यूनता में कमी आती है और कार्बोनियम का स्थायित्व बढ़ जाता है। अतः कार्बन परमाणु से जुड़ने वाला एल्किल समूह की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, कार्बोनियम आयन का स्थायित्व भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मेथिल समूह पर धनायन, और फिर यदि हम उस हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक एल्किल समूह से करें तो 1 डिग्री धनायन, 2 डिग्री धनायन और 3 डिग्री धनायन बनते हैं। तो जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ती जाती है उनके स्थायित्व में भी वृद्धि होती जाती है। एल्किल मुक्त मूलक का स्थायित्व। एल्किल मुक्त मूलक में कार्बन परमाणु का अष्टक पूरा नहीं होता, इस कारण यह कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यूनता दर्शाते हैं। यदि इस कार्बन से एक एल्किल समूह जोड़ दिया जाए तो यह प्लस आई प्रभाव के कारण कार्बन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता में कमी आती है और एल्किल मुक्त मूलक का स्थायित्व बढ़ जाता है। यह भी कार्बोकैटायन के समान ही स्थायित्व दर्शाने लगता है। अतः कार्बन से जुड़ने वाले एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है, एल्किल मुक्त मूलकों का स्थायित्व भी बढ़ जाता है। दूसरा, एमिनो की क्षारीय सामर्थ्य। एमिन अमोनिया से अधिक क्षारीय होते हैं क्योंकि एल्किल समूह के प्लस आई इफेक्ट के कारण नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, अतः यह आसानी से लोन पेयर दान कर सकता है। इसी प्रकार 2 डिग्री एमिन में नाइट्रोजन परमाणु से 2 एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं, इसी कारण इनकी क्षारीय सामर्थ्य 1 डिग्री एमिन से अधिक हो जाती है। चौथा, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य। कार्बोक्सिलिक अम्ल में OH समूह का कार्बोनिल समूह के कार्बन से जुड़ा रहता है। यह समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है, इस कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल आसानी से H+ आयन का परित्याग कर देते हैं। इसी कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय व्यवहार दर्शाते हैं। यदि कार्बन परमाणु से प्लस आई इफेक्ट वाला समूह जोड़ दिया जाए तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता कम हो जाती है और अम्लीय सामर्थ्य में भी कमी आती है, परंतु माइनस आई इफेक्ट वाला समूह अम्लीय सामर्थ्य में वृद्धि करता है। हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक समूह में CO और OH 2 समूह होते हैं। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है और ऑक्सीजन पर धन आवेश आ जाता है और दूसरे ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आ जाता है, तो यह एक कार्बोक्सिलेट ऋण आयन बनाता है और H+ आयन त्याग देता है। लेकिन परंतु जैसे जैसे मेथिल समूह की संख्या बढ़ती जाती है वो कार्बन पर प्लस आई इफेक्ट के कारण उसकी क्रियाशीलता को कम करता है और माइनस आई इफेक्ट COOH समूह में क्रियाशीलता में वृद्धि करते हैं। स्थानीकृत व विस्थानीकृत बंध, इसका अध्ययन हम पूर्व में भी अपने अध्याय में कर चुके हैं। जब साजित इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के मध्य में उपस्थित रहते हैं तो बनने वाला बंध स्थानीकृत बंध कहलाता है, परंतु जब ये इलेक्ट्रॉन 2 या अधिक परमाणु के मध्य में साजित रहते हैं तो इस प्रकार के बंध विस्थानीकृत बंध कहलाता है। इसी का अध्ययन हमने 1,4-ब्यूटाडाइन और 1,3-ब्यूटाडाइन में किया और 1,5-ब्यूटाडाइन के उदाहरण लेकर किया था, जिसमें
स्थानीकृत और विस्थानीकृत बंध का अध्ययन किया था। सभी परमाणुओं के औपचारिक आवेशों को जोड़ने पर स्पीशीज पर कुल आवेश प्राप्त होता है। यदि हम किसी औपचारिक आवेश का अध्ययन करें किसी परमाणु पर, तो औपचारिक आवेश संयोजी उस अणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में से सहसंयोजक बंधों की संख्या और असाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि H2SO4 में S का औपचारिक आवेश अगर यदि निकालना हो तो S में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है और उससे कितने बंध जुड़े हुए हैं, सहसंयोजी बंध 1 2 3 4 सहसंयोजी बंध जुड़े हैं और असाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। इस आधार पर 6 में से +2 उसमें आते हैं। यदि ऑक्सीजन पर बात करें तो इसी प्रकार ऑक्सीजन पर यदि मेथिल समूह पर 2 लोन पेयर हैं तो हम देखते हैं कि कार्बन पर में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, उसमें कितने सहसंयोजी बंध जुड़े हैं 3 और 1 लोन पेयर होने के कारण इसमें टोटल औपचारिक आवेश 0। इस प्रकार हम किसी भी अणु का औपचारिक आवेश निकाल सकते हैं। इसी अध्याय में हम एक अन्य बंध का अध्ययन करेंगे जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध। किसी अणु में हाइड्रोजन परमाणु और उसी अणु अथवा किसी अन्य अणु के प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य का आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध कहलाता है। एक अणु Ha है जहाँ A एक प्रबल विद्युत ऋणी है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जिसकी विद्युत ऋणता अधिक है। चूँकि दोनों के मध्य ऋण विद्युतीय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक अंतर होने के कारण एक सहसंयोजक बंध की ध्रुवता आ जाती है। फलस्वरूप हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश और A पर आंशिक ऋण आवेश आ जाएगा। अब यदि इसी प्रकार का अणु किसी अन्य Ha अणु या Hb अणु के संपर्क में आएगा तो दोनों अणुओं के विपरीत ध्रुवों के मध्य परस्पर एक आकर्षण बल स्थापित हो जाएगा, जो हमें इस चित्र में दिखाई देता है। इस प्रकार आकर्षण बल को हम बिंदु रेखा या डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं और हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। इस प्रकार के बंध हाइड्रोजन बंध कहलाता है। उपयुक्त दोनों संरचनाओं में 2 प्रबल ऋण विद्युतियों के मध्य एक हाइड्रोजन परमाणु एक प्रकार से सेतु की भांति कार्य कर रहा है, जो कि एक तरफ तो सहसंयोजक बंध द्वारा और दूसरी तरफ डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाया गया है। जब 2 ऋण विद्युतीय परमाणु परस्पर हाइड्रोजन परमाणु द्वारा जुड़े हों तो यह बंध हाइड्रोजन बंध कहलाता है। ये बात ध्यान रखने की है कि ऋण विद्युतीय परमाणु से हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा है, जबकि दूसरे ऋण विद्युतीय परमाणु से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा हुआ होता है। हाइड्रोजन बंध 2 प्रकार के होते हैं। पहला अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जब हाइड्रोजन बंध 2 भिन्न भिन्न अणुओं के ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य होता है तो इसे अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। चूँकि 2 आकर्षण 2 अलग अलग परमाणु अणु के मध्य होता है तथा समस्त अणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे HF, H2O अमोनिया का अणु, ROH अल्कोहल। इस प्रकार दूसरे शब्दों में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध सदैव अणुओं का संगुणन करते हैं, अतः HF, H2O अमोनिया, ROH आदि के अणु निम्न प्रकार संगुणित हो जाते हैं। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के फलस्वरूप अणुओं में संगुणन होता है और संगुणन के कारण कुछ गुण उनके प्रभावित होते हैं, जैसे H2O और H2O की भौतिक अवस्था है। सामान्य ताप पर H2O द्रव है जबकि H2O गैस। इसका कारण है कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता सल्फर से अधिक होती है, अतः H2O में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध होगा। फलस्वरूप H2O के अणुओं का संगुणन हो जाएगा। इस कारण H2O के अणु एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। इस प्रकार से बहुलीकृत होकर झुंड या क्लस्टर के रूप में H2O बनाएंगे, अतः सामान्य परिस्थितियों में वो जल रहता है, जबकि दूसरे H2S में हाइड्रोजन बंध के अभाव के कारण अणु दूर दूर होते हैं और वो गैस अवस्था में पाया जाता है। इसी प्रकार बर्फ़ का घनत्व कम होता है। बर्फ़ के घनत्व बनते समय अणुओं में परस्पर हाइड्रोजन बंध इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु से घिर जाता है, जिसमें से 2 हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा और बचे हुए 2 हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार H2O का प्रत्येक अणु चतुष्फल के रूप में H2O के 4 अन्य अणुओं से घिरा रहता है। फलस्वरूप एक खुला पिंजर या ओपन केज लाइक संरचना बन जाती है। इस संरचना जो कि हम इस चित्र में दिखाया गया है के कारण बर्फ़ का घनत्व जल की तुलना में कम हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर सिकुड़ता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जल में हाइड्रोजन बंध के कारण 2 अणुओं के मध्य एक निश्चित दूरी कायम रहती है,
जब इसे गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन बंध टूट जाने के कारण जल के अणु परस्पर एक दूसरे के पास आ जाते हैं और जल का आयतन सिकुड़ जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से और अधिक गर्म करने पर जल के अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण अणु एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और इस कारण उसके आयतन में प्रसार देखने को मिलता है। हाइड्रोजन बंध के कारण ही HF के अम्ल सामर्थ्य HCl से कम होती है। हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणन के कारण HF में प्रोटॉन आसानी से मुक्त नहीं हो पाते, अतः HF एक दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। अमोनिया, जल और HF के गलनांक और कथनांक अपवाद स्वरूप से अधिक होते हैं क्योंकि उपस्थित अंतराणु हाइड्रोजन बंध के कारण इनके अणुओं का संगुणन हो जाता है और इस प्रकार के बहुलीकरण अणु बन जाते हैं। फलस्वरूप इनके गलनांक व कथनांक के मान बहुत अधिक हो जाते हैं। इन्हीं यौगिकों में यदि मैथिलीकरण कर दिया जाए अर्थात हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर मैथिल समूह आ जाए तो हाइड्रोजन बंध बनने की संभावना समाप्त हो जाती है, अतः इनके कथनांक कम हो जाते हैं। एसिटिक अम्ल का अणुभार दुगना होता है। एसिटिक अम्ल का भार इसके अणुसूत्र CH3COOH के अनुसार 60 होना चाहिए, लेकिन प्रयोगों द्वारा इसका अणुभार 120 होता है। इसका कारण हाइड्रोजन बंध है। इसमें 2 अणु एक द्विलकीकरण बनाते हैं, संरचना बनाते हैं और उनका क्वथनांक होता है। दूसरा प्रकार का जो बंध है वो अंतः अणु हाइड्रोजन बंध या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध कहलाता है। जब हाइड्रोजन बंध उसी एक अणु के 2 ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य पाया जाता है तो इसे हाइड्रोजन बंध को हम अंतः अणु हाइड्रोजन बंध या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अंतः अणु हाइड्रोजन बंध के फलस्वरूप किसी अणु में एक चक्रीय संरचना बन जाती है, अतः इसे कीलेट बंध या कीलेटीकरण भी कहते हैं। अंतः अणु हाइड्रोजन बंध उसी स्थिति में अधिक प्रभावी होता है जब कोई स्थायी चक्रीय संरचना बनने की संभावना हो। हम देखते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या ऑर्थोक्लोरोफिनॉल या सैलिसिलएल्डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल या एसिटोएसिटिक इनोल रूप में ये बंध पाया जाता है जिसमें एक ही अणु में 2 ऋण विद्युतीय तत्वों के मध्य हाइड्रोजन आ जाता है। अंतः अणु हाइड्रोजन बंध के यौगिकों में निम्न अणु प्रभावित होते हैं। अंतः अणु हाइड्रोजन बंध के फलस्वरूप उस अणु का दूसरे अणु के प्रति आकर्षण कम हो जाता है, अतः इन यौगिकों के गलनांक व कथनांक कम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का गलनांक 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि मेटा और पैरा समूहों के गलनांक क्रमशः उससे अधिक होते हैं। अतः मेटा व पैरा स्थिति में अंतः अणु हाइड्रोजन बंध बनने की संभावना बनती है, अतः इनके गलनांक क्वथनांक बन जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध और अंतः अणु हाइड्रोजन बंध में गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। इसी प्रकार नाइट्रोबेंजीन बेंजोइक अम्ल में ऑर्थो व्युत्पन्न का गलनांक 147 डिग्री जबकि पैरा व्युत्पन्न के गलनांक अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध की तुलना में अधिक होते हैं। अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण कुछ अम्लों के ऋणायन में स्थायित्व आ जाता है। ऐसी स्थिति में उस अम्ल के वियोजन में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार अम्ल की सामर्थ्य बन जाती है। उदाहरण के लिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल या सैलिसिलिक अम्ल के वियोजन स्थिरांक का मान 105 होता है, जबकि मेटा और पैरा अम्लों के वियोजन स्थिरांक क्रमशः 8.3 और 2.9 ही होते हैं। इस कारण यह है कि एक प्रोटॉन देने के बाद ऑर्थो समावयवी ऋणायन निम्न प्रकार के हाइड्रोजन बंध में स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। सामान्यतः यौगिक जिनमें एक ही कार्बन परमाणु के साथ एक से अधिक OH समूह जुड़े हुए हों वे अस्थायी होते हैं, लेकिन यदि एक कार्बन परमाणु के साथ तीव्र ऋण विद्युतीय परमाणु जुड़े हुए हों तो वह यौगिक स्थायी हो जाता है। उदाहरण के लिए क्लोरेल हाइड्रेट, जिसमें स्थायित्व में अंतःकणु हाइड्रोजन बंध का योगदान होता है। जिन कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन बंध बनने की प्रवृत्ति होती है वे सामान्यतः जल में विलयशील होते हैं। अतः एल्कोहल जल में विलयशील होते हैं क्योंकि उनमें OH समूह के कारण ये जल के अणु के हाइड्रोजन बंध बंधा लेते हैं। डाई मेथिल ईथर भी जल में पूर्ण रूप से विलयशील है क्योंकि डाई मेथिल ईथर में ऑक्सीजन परमाणु जल के हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ बंध बना लेता है। इसी प्रकार बेंजीन तो जल में विलयशील नहीं है, लेकिन पिरिडीन जल में विलयशील है क्योंकि पिरिडीन का ऋण विद्युतीय नाइट्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जबकि बेंजीन में इस प्रकार की बंध बनने की संभावना नहीं होती। यदि किसी अणु के प्रति 3 कार्बन परमाणु 1 ऑक्सीजन परमाणु उपलब्ध है तो वह जल में विलयशील हो जाता है क्योंकि पर्याप्त हाइड्रोजन बंध बनने की संभावना होती है। अतः डाई एथिल ईथर तो जल में अविलय है, परंतु डाई ऑक्सीरेन अत्यंत विलयशील है। इस प्रकार हम अंतः और अंतरा अणु हाइड्रोजन में विभेद कर सकते हैं।